इंडिया में 80% लोग जब कार लेने जाते हैं ना तो लोन पे लेते हैं। 1 रुपया भी नहीं अलग से जाता लोन के। जो कहते हैं ना लोन के पैसे लग रहे हैं कराने के, कोई पैसे नहीं लगते। सबसे बड़ा स्कैम ना टोकन्स का होता है। स्टार्टिंग ही टोकन से हो जाती है। वो पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव से और लास्ट के पड़ाव तक सब में स्कैम होगा। बाप रे, इतने स्कैम से हम गिन भी नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब आप चलो गिनना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो टोकन स्कैम है, दूसरा EMI स्कैम है, तीसरा सैंक्शन लेटर स्कैम है, चौथा PF स्कैम है, पांचवा RC ट्रांसफर स्कैम है। ये सिर्फ 42 पेजेस की मेरी रिपोर्ट 42 पेज की। इस टाइम अगर कोई भी बंदा कार लेने जा रहा है ना, गाड़ी की एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करा लेना, वरना बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। और एक बात बताऊँ, चिट्ठे खोल दूँ आपकी गाड़ी के, जो भी गाड़ी आप देखने जा रहे हो। कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर एक अच्छा लोन जिसमें मिल जाए? अगर आपको एक अच्छा लोन आपको चाहिए तो एटलीस्ट आपका सिविल के ऊपर ही आप रखो, वो ज़्यादा अच्छी एक कोशिश होती है। तो कुछ अभी आगे कुछ ऐसी चीज़ सारे बताऊंगा। राज खुलने वाले हैं लोन के बारे में, क्या क्या होता है यूज्ड कार में। इंडिया में 80% लोग जब कार लेने जाते हैं ना तो लोन पे लेते हैं। यूज्ड कार मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए हैं, पर जब कोई यूज्ड कार या न्यू कार लेने जाता है ना तो वो चाहता है कि उसको लोन पे आराम से गाड़ी मिल जाए। एंड लोन लेते वक्त काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या रखना चाहिए वो भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। किस तरीके से स्कैम्स भी होते हैं यूज्ड कार लेते वक्त, लोन लेते वक्त, वो भी बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। आपने ऑटो क्रेड का नाम सुना होगा दोस्तों। मेरे साथ है अभिषेक शुक्ला जी, जो ऑटो क्रेड से हैं एंड बहुत सारी एडवाइस आपको देने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अभिषेक जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और आज हम जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं लोन में, चाहे वो यूज्ड कार हो, न्यू कार हो, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ कि आप किस तरीके से काम करते हो, कौन सी कंपनी है आपकी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया यार अपने चैनल पे। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो यूज़ कार लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, यूज़ कार लेने के लिए बंदे को अपना एक हार्ड एंड मनी लगाना पड़ता है पहले तो। ठीक है, अब कोई बंदा कार लेने जाता है, उसको कार लेने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट लोन होता है। अब वो गाड़ी लेता है जब अगर कस्टमर, तो वो बिना जाने और समझे कि इस गाड़ी में क्या चीज़ है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बायर होता है ना कार का, वो हमेशा यूज्ड कार प्रेफर करता है। अब उसको नहीं पता होता कि डीलर उसको क्या चीज़ दे रहा है, क्या चीज़ नहीं दे रहा। आप बहुत सारे डीलरों के लिए काम करते हो, ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ सारे डीलर अच्छे हैं, कोई डीलर हमारे लिए ख़राब नहीं है। ठीक है, बट मैं उन कस्टमर्स के जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना कि यार इस कस्टमर के साथ ये स्कैम हो रहा है, इसके साथ ये हो गया, इसका टोकन मार लिया गया, वहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे का तो चलो समझ आता है कि ये मिसहैपनिंग हो गई होगी, बट जब सब चीज़ ऐसी आती हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नया करना चाहिए था इंडस्ट्री में। सो दैट्स व्हाई ऑटोक्रेड ने अपने पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे इस चीज़ को लेके, कि हम लोग ऐसे डील करेंगे कस्टमर्स को लेके कि यार उनके साथ ट्रांसपेरेंसी हो, उनके साथ कोई बंदा खड़ा हो। आपके ट्रस्ट पे कल को मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपने कोई वीडियो गाड़ी की डाली, मैं आपकी वीडियो देख के गाड़ी लेने चला गया। अब मैंने वो गाड़ी ले ली, उसके बाद उसमें कुछ फॉल्ट निकलता है, क्या आप मेरे साथ खड़े हो पाओगे? रीज़न है उसका, आप कितनों के साथ खड़े हो जाओगे? राइट। जब आप एक वीडियो बनाते हो, आप कितनी गाड़ी चेक करते हो? आप भी एक ट्रस्ट पे जाते हो कि यार चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो सिंपल था ये सब। जब हमने देखा कि यार उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो मैंने कहा अगर एक कोई ऐसा ब्रांड हो जो उस बंदे के साथ खड़ा हो सके। अब काफ़ी सारी ना कंपनी आ चुकी है इस टाइम पे जो लोन देती है, प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। पर कस्टमर के साथ में कौन है, कितना स्टैंड कर रही है, वो मैटर करता है। स्टार्टिंग कर दूं पहले सवाल से। अच्छा, हमारा जो ऑटो क्रेड ब्रांड है वो कब से काम कर रहा है लोन इंडस्ट्री में? ऑटोग्रेड बेसिकली सर 2019 से, मतलब पहले से ही था। 18-19 हमने काम करा था। हाँ, बिफोर लॉकडाउन भी हमने काम करा था। उस टाइम मैंने जॉब लेफ्ट करके इसको कंपनी को स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने खुद ही देखे थे अपने कस्टमर्स जो मैं जॉब करता था कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है इनके साथ काम करने में। तो हुआ क्या सर, इसमें थोड़ा-सा इंसिडेंट था। मैंने एक वीडियोज़ में और भी बता रखा है बहुत बार इस चीज़ को, कि यार वही कस्टमर एक डिलीवरी लेने आया था, उसकी बेटी का बर्थडे था, सेल परचेज़ डीलर के पास। डीलर ने इतनी बेइज़्ज़ती करके उसको भगा दिया कि जब तक पैसा नहीं आएगा मैं गाड़ी नहीं दूँगा। अच्छा। और ये सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट नहीं लगा कि यार अगर हम लोग लोन्स करते हैं, सेल परचेज़ हो रहा है, डीलर को सर, पैसा बिना हमें। पैसे दिए तो वैसे भी वो गाड़ी देगा नहीं ना। मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात। अगर डीलर लोन करा रहा था, एग्ज़ाम्पल डीलर ही लोन करा रहा है, लोन अप्रूव्ड हो गया, डिसबर्सल होना है। अच्छा, ओके। अब नहीं, उस केस में तो नहीं बनता वो रोकना। 1 दिन लग गया, उस दिन संडे पड़ गया, आपके पास मंडे तो पेमेंट आ जाती ना, वो तो कोई नहीं रुकवा सकता था। बट उसकी बेटी का जो बर्थडे था संडे को, वो खराब हो गया। वो सॉरी। वो उस चीज़ के लिए आया था अपनी फैमिली को लेके। वो अकेला आया होता ना, मेरे को कोई चक्कर नहीं होता। ओके। अब मैं अपनी फैमिली को कहीं लेके जा रहा हूँ और वहाँ वो इस एक्स लाइक वहाँ खराब हो जाए मेरा पूरा टाइम, कि यार मैं अब लेके बैठा हूँ, मेरी फैमिली बोल रही है गाड़ी कब आएगी, और मेरे को उनको ऑटो से वापसी ले जाना पड़ जाए। उससे बुरी बेइज़्ज़ती मुझे नहीं लगता किसी की हुई है। तो वो चीज़ मेरे को दर्द कर गई। मैंने कहा एक कंपनी बनाएँगे अपनी, जिसमें अपन लोग यार कस्टमर्स को ना सर्विस एक ऐसी देनी है कि आप बस गाड़ी लेने जाओ, गाड़ी उठाओ और वापस आ जाओ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है
कि यार ये बड़ा आराम से बता दे रहे हैं, बट ये हो नहीं पाएंगी चीज़ें। है क्या, अगर डीलर्स की बात करी जाए, डीलर को ना पता नहीं है कौन सी बैंक में कौन सी फाइल देनी चाहिए। आपको कमीशन से मतलब है, डीलर की बात मैं कर रहा हूँ सीधी। अगर कोई डीलर को मान लो एग्जांपल के तौर पे XYZ बैंक से कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो कहेगा क्या कहते हैं कि यार मैं उसी से कराऊंगा आपका लोन। अब है क्या, बट वो फाइल अगर कस्टमर्स भी कहते हैं कि आप लोन करा दोगे, पर वो चाहता है कि सामने वाला जो डीलर है वही करा दे, जो उसके पास बैंक है वो फिर वहीं पे बात करेगा, जो उनके फिक्स चीज़ें होती हैं, कमीशन होता है वो ले लेते हैं वहाँ से। सबकी मिली भगत होती है, अकेले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, सबका ही इसमें रोल आता है। अब मैं आपको कुछ अभी आगे कुछ ऐसी चीज़ सारे बताऊंगा। राज खुलने वाले हैं लोन के बारे में, क्या क्या होता है यूज्ड कार में। अच्छा, पहला जो मेरा सवाल है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब काफ़ी सारे लोग जो पहली बार कार लेने वाले हैं यूज्ड कार, अब देखो न्यू कार की तरफ ना हर कोई नहीं जाता है पहली बार, राइट, क्योंकि उसको अपनी ड्राइविंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी है। पहली बार जो गाड़ी का जो बजट है वो भी इतना नहीं होता है, राइट, तो वो चाहता है कि 4-5 लाख के बजट में एक डिसेंट कार मिल जाए मुझे, मिल भी जाती है। एंड बात करते हैं उसी टॉपिक पे, जब वो लेने जाएगा गाड़ी, तो लूप होल्स भी बहुत सारे हैं लोन्स के, स्कैम भी बहुत सारे होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि मार्केट में इस वक्त यूज्ड कार में किस तरह के स्कैम चल रहे हैं लोन को लेकर। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, और होप सो आपके ऑडियंस को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उनको भी नहीं पता होंगी चीज़ें। होता क्या है, जब सबसे पहले बंदा OLX पे कार देखता है कि यार OLX पे कार देखी, कार तो चमचमाती है, पहुंच जाता है उस डीलर के पास। डीलर की दुकान सबके लिए खुली है, 24/7 खुली पड़ी है। मैं आपके पास आ गया, गाड़ी देखी, पसंद आई गाड़ी, टेस्ट ड्राइव करी। डीलर ने आपसे लाइसेंस नहीं देखा है अभी, मुझे आती है चलानी नहीं आती ये भी नहीं पता उसको, उसने गाड़ी चलवा दी। हो सकता है मेरे से गाड़ी लग जाए, और हो सकता है मैंने गाड़ी अच्छी चलाई हो। ऑल्दो गाड़ी हमें पसंद आई, हमने एक टोकन दे दिया, हमने कहा लोन, डीलर ने कहा मैं करा दूंगा। कोई गाड़ी की PDI नहीं हुई, कोई गाड़ी अभी चेक नहीं हुई है। बाहर से आप गाड़ी को क्या ही समझते हो, सिर्फ 5 पार्ट होते हैं जो पेंट होते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। कुछ नज़र नहीं आएगा उसके अलावा तो। आप बोनट खोलोगे, इंजन देखो, हाँ इंजन है इस गाड़ी के अंदर, बस बोनट बंद हो गया और कुछ नहीं पता आपको। लिटरली हमें भी नहीं पता इतना गाड़ी के बारे में। जो एक मैकेनिक है जिसने अपनी ज़िंदगी इसमें 20 साल बिता रखी है, कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसने भी पूरी लाइफ लगा दी उसमें, बिल्कुल। वो जो स्कैन करता है ना गाड़ी, वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो मैं आप स्कैम्स की अगर बात करो ना, इतने स्कैम्स हैं आप गिन भी नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो। हाँ, अब आप चलो गिनना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो टोकन स्कैम है, दूसरा EMI स्कैम है, तीसरा सैंक्शन लेटर स्कैम है, अच्छा, चौथा PF स्कैम है, पांचवा RC ट्रांसफर स्कैम मतलब है। लोन के हर एक स्टेज पे स्कैम हो रहे क्यों नहीं हो रहे इस टाइम? हैं। टोकन में क्या होता है। टोकन स्कैम में सिंपल है ना, आप एक गाड़ी के ऊपर 10 टोकन डल जाते हैं डीलर को, कस्टमर चेक नहीं करवा पाता, रीजन लेट हो रही है गाड़ी की डिलीवरी। एंड सेकंड स्कैम। सेकंड में मैंने आपको बताया EMI स्कैम्स है। डीलर पहली EMI तो खुद ले लेता है कि यार एक EMI एडवांस आती है, वो भी स्कैम है बहुत बड़ा। ठीक है। अब एक बार सोचो, 10 लाख का लोन हुआ है, 40,000 की अगर कस्टमर की एक EMI है, वो 40,000 रुपए की EMI उसने पहले ले ली। आज लोन हुआ है तो 1 महीने बाद EMI लगनी चाहिए ना। बट अगर वो आज ही पहली EMI मैं आपको दे दूंगा, उसका इंटरेस्ट कौन भर रहा है? कस्टमर भर रहा है, और वो रख किसने ली? डीलर ने। ओके। ये भी स्कैम बहुत बड़ा। थर्ड स्कैम। थर्ड स्कैम की बात करी जाए तो थर्ड स्कैम है आपका, थर्ड स्कैम बेसिकली है सैंक्शन लेटर स्कैम। इसमें क्या होता है, एक कस्टमर अगर मान लीजिए उसका लोन 5 लाख रुपए का हुआ है, 10 लाख रुपए का उसका लोन हुआ, सैंक्शन अमाउंट हमेशा कम होता है, क्योंकि बैंक प्रोसेसिंग फीस और RTO या जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो कट होके नेट डिसबर्सल कुछ और होता है। सपोज नेट डिसबर्सल आ गया 9 लाख आपका 80,000, ठीक है, 20,000 के चार्जेस कट गए। डीलर क्या करते हैं, डीलर उसको ऐड करा देते हैं कि 10 लाख प्लस 20,000 की वो कर दो, ऐड कर दो इसमें ये PF और। बट कस्टमर को तो जो मिला है वो 980 ही मिला है, और लोन अमाउंट बन जाता है 10,20,000। बट उसको नहीं पता ये चीज़, बिकॉज वो सब चीज़ डीलर अपने सैंक्शन उस पर बना देता है, लेटर हेड पे। अब लेटर हेड तो मेरा और पेन मेरा है, मैं जो मर्जी बना सकता हूँ। So, ये एक स्कैम है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, वो भी हम लोग आगे बात करने वाले। ओके, सो बात करें पोस्ट एमपी से अलावा क्या होता है। फोर्थ स्कैम भैया PF स्कैम है, ठीक है। बेसिकली कस्टमर से ना पहले अपफ्रंट ले लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, कि आप मेरे को इतना 1% प्लस GST की फीस है सर, आप मेरे को 10,000 रुपये अपफ्रंट करा दो। और ये बैंकर्स भी ले लेते हैं, कभी वैल्यूशन वाले, एजेंसीज वाले, कोई भी ले लेता है, और कस्टमर दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है एक। पर एज पर रूल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लोन ले रहे हो, बैंक काट के देगा आपको सब कुछ। ओके, अलग से कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, 1 रुपया भी नहीं अलग से जाता लोन के। जो कहते हैं ना लोन के पैसे लग रहे हैं कराने के, कोई पैसे नहीं लगते। पैसे दे के लोन होने वाला होता तो जो भागे हैं छोड़ छोड़ के इंडिया को, ये पैसे इन पे कम थे, सब लोग लेके भाग जाएंगे। बस सिंपल है। लास्ट स्कैम RTO स्कैम है एक। RTO स्कैम बहुत बड़ा है। RC ट्रांसफर के जो चार्जेस होते हैं, एक्चुअल में वो चार्जेस लिए ही नहीं जाते। 5,000 रुपए की RC ट्रांसफर होती है मार्केट में, यही है, आपको पता है। 5 भी है, 10 भी है, 12 भी है।
मैं कह रहा हूँ अगर इंटरेस्ट रेट है और बड़ी गाड़ी है तो 30,000 रुपए की, 30,000 भी है। बट एक्चुअल में जो फीस कट रही है वो तो 1700-1800 रुपए की है। फिर क्या है स्कैम? बाकी जो वैल्यू जा रही है वो जब जा रही है जेब में। सबकी वो है ना, सबकी जेबें भरनी पड़ेंगी उसके लिए आपको, तो ये है। तो मतलब ये हमारे थे स्कैम्स। अब इन स्कैम से कैसे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं किस कार के लोन के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। जो अगला जो मेरा सवाल है ना वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि मेरी वीडियोस डीलर्स भी देखते हैं और ऑडियंस भी देखती है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा स्कैम यूज्ड कार डीलर किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ट्रैप में फंसाते हैं, थोड़ा बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात सोचो छोटी सी, मैंने मतलब अभी सबसे बड़ा स्कैम क्या होता होगा वो मुझे जान। सबसे बड़ा स्कैम ना टोकन्स का होता है। ओके। स्टार्टिंग ही टोकन से हो जाती है। वो पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव से और लास्ट के पड़ाव तक सब में स्कैम होगा। बाप रे। बेसिकली होगा क्या, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप पूना रहते हो, चेन्नई रहते हो, बाहर रहते हो, ठीक है। अब जो बड़ी गाड़ियां हैं जो दिल्ली में है मोस्टली कार्स, इनको लेने बाहर से आते हैं लोग। अब किसी बड़े आदमी ने वीडियो मतलब एक कार देख ली अच्छी खासी, वो उस कार के लिए वीडियो कॉल करेगा कि यार डीलर को फोन करा, नंबर दे रखा डीलर ने, फोन करा जी मैं वीडियो कॉल पे गाड़ी दिखा देता हूँ जी। गाड़ी की एक वॉक अराउंड करा दी, बंदा कहेगा गाड़ी पसंद है मुझे, तो आप कहोगे ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, सर टोकन करा दो गाड़ी का। टोकन कराया, अब आप महाराष्ट्र बैठे हो, अब तुरंत तो नहीं आ सकते। आपने उसको फोन पे अब छोटा टोकन से गाड़ी बुक हो जाएगी उसकी, ठीक है। आपने 50,000 रुपये डाल दिए। आपके बाद दोबारा मेरे पास फोन आ गया, उसने कहा जी चेन्नई से आया वो फोन कि जी गाड़ी दिखा दो, ये लो गाड़ी, इसकी भी वॉक अराउंड हो गया जी, गाड़ी पसंद है मुझे जी, टोकन डलवा दो, कब तक लोगे आप गाड़ी? सेम कार पे। हाँ, सेम कार की बात कर रहा हूँ आपसे। आपको कैसे पता है? एज अ कस्टमर मैं अगर गाड़ी का एक मैंने टोकन डाल दिया, मुझे तो लग गया मेरी चीज़ बुक हो गई, मैंने उसको बोल दिया 1 हफ्ते में मैं गाड़ी ले जाऊँगा। सबका लोन उनको पहले से पता नहीं है कि मेरा लोन होगा या नहीं होगा। सब लोग तो अभी ये कह रहे हैं अब हम लोन की फाइल लगाएँगे या डीलर लगाएगा। अब डीलर ने फाइल लगा दी या जैसे भी उन्होंने फाइल लगाई, 7 दिन लग गए। डीलर को कभी भी गाड़ी खड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं होता। डीलर जितनी जल्दी गाड़ी को निकालता है अपने बैकयार्ड से, उतना उसका बेनिफिट है। ऑब्वियसली डेप्रिसिएट भी है ऐसे। डेप्रिसिएट है, लड़का कपड़ा मार रहा है, इंश्योरेंस कट रहा है गाड़ी का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? पेट्रोल डला के टेस्ट ड्राइव करवानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डीलर भी इस चीज़ में गलत तो नहीं है। तो इसलिए मैं हर डीलर को कभी भी गलत नहीं बोलता इस चीज़ पे। तो मैं प्रमोट भी नहीं करता किसी डीलर को कि मुझे अभी तक कोई ऐसा डीलर दिखा ही नहीं है सर, मैं आपको सच बताऊँ इस चीज़ का भाई। तो अब यहाँ पर टोकन्स डल गए। 10 जनों ने अगर टोकन डाल दिए बाहर से, एक गाड़ी बंदा लेकर चला गया, चलो एक का लोन हो गया। जो 9 बंदे थे ना, अभी पता है कैसे फँसेंगे? सर गाड़ी बिक गई है, कोई नहीं आपका टोकन, या तो दूसरी गाड़ी देख लो। अब भाई वो गाड़ी पसंद नहीं है उस बंदे को, तो भाई रिफंड कर दो। सर मैं रिफंड करा दूँगा। वो फ़ोन नहीं उठा रहा आपका 1 हफ्ते से। अब वो चेन्नई से तो आएगा नहीं अपना टोकन लेने के लिए स्पेशली, कि 50,000 के लिए वो 30,000 लगा के नहीं आएगा। नहीं आ सकता। ये फँस गया यहाँ पर पैसा आपका। ओके। सबसे बड़ा तो स्कैम यही है। मतलब कि टोकन टोकन से इतनी कमाई हो रही है। हाँ, लोग यही तो गलती कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं आप अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तब दूँगा जब आप टोकन दे दोगे। ये कौन-सी बात हुई? पर मेरे भाई इससे बचे हैं ऐसे। ये बचने का ना सिंपल उपाय है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अपने घर से निकल गए, आपको एक्सवाईज़ेड कोई भी गाड़ी लेनी है, ठीक है? आपने बोला जी मेरे को फ्रोंक्स लेनी है, मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। आप निकल रहे हो, मैंने आपको बोल दिया आप 2 दिन और रुक जाओ। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दो, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ आपका लोन होगा या नहीं होगा। आपने बोला ठीक है। अब मैंने आपका लोन चेक करके आपको बता दिया। इसमें कंडीशन ये आएगी, जो गाड़ी आपकी डीलर के पास खड़ी है, डीलर उस गाड़ी की आरसी इंश्योरेंस तभी देगा जब आप उसको टोकन दे दोगे। मैं आपसे वो भी नहीं माँग रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे वो भी नहीं चाहिए। आपकी गाड़ी जो भी आपके पास होगी ना, वो मेरे पास होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो गाड़ी आप लेने वाले हो मेरे पास ना हो। बिकॉज़ मेरा क्लाइंट बेस ही इतना बड़ा है। इसमें होगा क्या ना, बेसिकली जब आप अपने घर से निकल रहे हो, अब अपने घर से निकले बट मैंने आपको बोल दिया आप अभी 2 दिन रुक जाओ। उसका रीज़न सिंपल है, मैं आपका पहले लोन चेक करके बताता हूँ। आपने बोला फ्रोंक्स गाड़ी पे मेरे को चेक करवाना है, मेरा लोन मतलब होगा या टोकन डालने से पहले ये बात हो रही है। राइट। मैंने आपको बता दिया सर आपका लोन हो जाएगा 9,80,000 रुपए का, ठीक है। एग्ज़ाम्पल। और आपने जो मान लो आपकी गाड़ी 12 लाख की है, आपने बोला 980 का होगा तो बाकी की डाउन पेमेंट मैं दे दूँगा। अब आपको डन है, अब आप जाओ डीलर पे। अच्छा, इसमें चेक करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? सॉफ्ट अप्रूवल की बात करोगे तो 2 घंटे हैं, सिर्फ़ सॉफ्ट अप्रूवल। कि मतलब कि वो अपना टोकन दे सकता है, जा सकता है। नहीं, चलिए, नहीं। नहीं, सॉफ्ट अप्रूवल बस मैं आपको बताऊँगा कि लोन हम प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो मेरे ऑफ़िस में मेरी बैकएंड टीम कर देगी। हम लॉगिन भी नहीं करते, लॉगिन से सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लॉगिन कर के नहीं देखते कि हर बैंक में लॉगिन कर दें। डीलर्स के साथ क्या दिक्कत है, वो दसों बैंक में एक साथ लॉगिन मार देते हैं कि कहीं से तो उसका लोन होगा। इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब हमें बैंक्स ने एक समराइज़र दे रखा है अपनी पॉलिसीज़ का कि मैं XYZ बैंक और ये मेरी पॉलिसीज़ हैं, इस पे लोन होगा। बैंक के पैरामीटर्स होता है। मैंने अगर देख लिया इस पैरामीटर पे फाइल बनती है तो मैं डायरेक्ट कस्टमर को बता दूँगा ना, इस पैरामीटर पे हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोकन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले लोन जान लो,
उसके बाद अगर हम पहले मतलब खुद चेक कर लो कि लोन आपका इस कार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप टोकन डाल के अपनी कार को ले सकते हो, अगर चाहे आप किसी भी पार्ट में हो इंडिया के। ये एक अच्छा सोल्यूशन। प्लस पॉइंट है आपके लिए। ओके, बात करते हैं अभिषेक भाई, मुझे ये बताओ कि ईएमआई पे स्कैम कैसे हो सकता है? आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ईएमआई पर भी स्कैम होता है, वहाँ पर कैसे पॉसिबल है यार? ईएमआई तो ऑलरेडी तैयार है, बन गई है। हमने आपका लोन कराया, आपके कस्टमर का एग्जांपल, हमने एक लोन करा दिया। हमने कस्टमर को पूरा एक लाइक सैंक्शन लेटर शेयर कर दिया। मोस्टली डीलर पता है क्या करते हैं आपको, जब उनका लोन अप्रूव होता है ना, वो पता है क्या बोलते हैं कस्टमर को कि आपके 5,80,000 मेरे पास आ गए, ये आपकी किस्त बन गई, पहली ईएमआई आपकी जाएगी नहीं। रीज़न उसका मैं आपको बता दूँ, अगर लोन 15 तारीख के बाद डिसबर्स हुआ, तो उसमें लगती है हमेशा प्री ईएमआई। तो मतलब 1.5 महीने की ईएमआई जाएगी आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब अगर आपने जनवरी की 16 तारीख 15 तारीख के बाद अगर हुआ? हाँ, अगर आपने 16 तारीख को ईएमआई ले ली, सपोज़ एग्ज़ाम्पल जनवरी 16 में आपने लोन ले लिया, आपकी ईएमआई जाएगी मार्च में। अच्छा। हाँ, पर अब आपको लगेगा यार अगर मैंने 16 को लिया तो फरवरी में ईएमआई तो जानी चाहिए, बट वो नहीं जाती क्योंकि बैंक आपको एटलीस्ट 30 डेज़ का और 45 डेज़ का, क्रेडिट कार्ड पे भी 45 डेज़ का ही एटलीस्ट आपको टाइम पीरियड मिलता पर अच्छा भाई, उसको गैप मिल गया, टाइम मिल गया है। गैप मिल गया ना, बट ये चीज़ आपको थोड़ी पता है। ओके। डीलर ने आपको ये थोड़ी बता रखा आपकी प्री ईएमआई लगेगी, डीलर ने बोल दिया एक ईएमआई मैंने भर दी आपकी। अच्छा। अब आपने सोचा यार नेक्स्ट वाली ईएमआई तो डीलर ने भर दी मेरी फरवरी वाली, अब मेरे को मार्च में ईएमआई भरनी है। तो अब आप जो ईएमआई भरोगे वो मार्च की भरोगे और एक ईएमआई आपकी उड़ गई। तो ये जो ईएमआई उड़ी है, ये एडजस्ट हो जाएगी बाकी ईएमआईज में? नहीं, 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 ये नहीं होगी ना। डीलर के पास जो डिसबर्सल का पैसा आया था, उसने उसमें से तो एक ईएमआई तो हटा ही दी। उसका तो कोई हिसाब मिला ही नहीं उसको, कस्टमर को। उसने एक ईएमआई हटा के बाकी के पैसे का हिसाब बना दिया आपका ओके ओके ओके। कि जी आपके इतने पैसे आ गए, अब आप इतने पैसे और देकर गाड़ी ले जाओ। कस्टमर पागल हो रखा है कि मेरी तो चमचमाती गाड़ी खड़ी है, मेरे को तो इस गाड़ी को जल्दी लेके जाना है। पेमेंट और ज़्यादा देनी पड़ेगी उस ईएमआई को मिला के, राइट? ओके। 40,000 की ईएमआई अगर चली गई तो 40,000 और डाउन पेमेंट भरेगा उसमें वो। और बैंक से जो इंटरेस्ट खा रहा है वो 40,000 का भी खा रहा है और जो पैसा भी लिया है 8-9 लाख रुपए वो भी लोन पे ले रखा है। तो क्या है ये? ईएमआई भी नहीं छोड़ी यार लोगों ने उस पे भी। 10 लाख की गाड़ी है, वो आपको कहीं न कहीं 12, 13, 14 लाख रुपए की पड़ रही है। सोच के देखो छोटी-सी बात। बहुत सारी चार्जेज़ हैं, ईएमआई तो बहुत बड़ा एक मोटा मेजर पार्ट है मार्केट का। जितने लोन्स होते हैं, लग्ज़री कार में तो बहुत ज़्यादा ही है। लग्ज़री कार के कस्टमर्स को ईएमआई पे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यार हम यहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे भी स्कैम हो सकते हैं, मतलब यहाँ से भी कमा लिया है। अच्छा, बात करते हैं अगले सवाल की कि जो कमीशन लेता है डीलर लोन में, उसमें भी कुछ होता है? डीलर के पास देखो एक चीज़ होती है, एक राइट होता है हमेशा, वो होता है अपनी गाड़ी पे कमीशन लेने का, कि सामने से और उससे, वो उसका हक है, राइट? वो उसकी मेहनत है, हकदार है, सब कुछ है उसका। बट दिक्कत ये है अगर ऐसे चलने लग गई ना इंडस्ट्री तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को नए तरीके निकालने पड़ते हैं। अब ये तरीकों के मामले में यही तो काम हो जाता है, कस्टमर समझ नहीं पाता। काम जो कस्टमर सपोज़ एग्ज़ाम्पल दूर से आ रखा है, उसको उतनी चीज़ें पता ही नहीं है। वो थक-हार के आया, वो गाड़ी लेगा अपनी, उठा के ले जाएगा। अब आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो जो अब आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कमीशन वाला, यार लोन लेने के लिए अगर किसी कस्टमर को लोन लेना है, उसमें उसको कमीशन देना ही नहीं है। दम होती सारी बात पेपरों की। डॉक्यूमेंट्स पे? अब कोई डीलर कह रहा है मैं आपका जुगाड़ करा देता हूँ, मैं आपका ये करा देता हूँ। यार आप पहले ही उस बंदे के पास गए जो उसका जुगाड़ कर रहा है तो आपका भी तो जुगाड़ करेगा ना वो। सोचने वाली बात है। और यार सामने वाला भी ना झुक जाता है, सोचता है कि यार मेरा लोन हो जाएगा, बिल्कुल। 10-20 हज़ार ऊपर लग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आएगा वो मेरे ख्याल से स्कैम में ही एक तरीके अब से। छोटी सी बात आप सोचो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका ये प्राइवेट फाइनेंस बैंक ही करेगा। आपको 10,000 भी क्यों देने हैं? आपको 10,000 भी क्यों देने हैं? जब मैंने बता ही दिया कि ये एक्सवाईज़ी एनबीएफसी कर देगा, तो आप बोलोगे जब वो कर ही रहा है तो मैं वहीं फाइल दे दूँगा। तो जैसे ही डीलर ने बोला कि जुगाड़ करा दूंगा या फिर ये करा दूंगा, वहां से यहाँ से हो जाएगा, तो मतलब कि रुक जाओ, बिल्कुल। या तो प्रोफाइल अभी अभी ठीक कर लो या किसी और बैंक में ट्राई कर लो कुछ जाके। मैं आपको समझाता हूँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसी है हम फटा होगा केस, हम ये होगा, वो होगा, हम कॉल ले लेंगे। हाँ, ऐसे है। तो डीलर्स लोग उनके भरोसे बहुत सही बैठ जाते हैं। वो डीलर को आके ऑफर करते हैं, सर आप कैसा भी केस हो हमें दे देना। और उसमें घाटा तो आप ही लोगों का है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होगा कि आपको तो उस वक्त फील नहीं होगा, पर लेकिन 5 लाख की गाड़ी 8 लाख की पड़ेगी, 10 लाख की पड़ेगी आपको। बिल्कुल, यूज़ कार के इंटरेस्ट रेट 22% तक है, हमने जो चढ़ाए हैं। 22%? हाँ, अब आप लगा लो रिड्यूसिंग। कस्टमर का कभी नहीं लेना आएगा। ये बहुत बड़ा एक इवन यार काफ़ी कस्टमर तो मुझे लगता है पूछते भी नहीं होंगे, जो दूर से आया उसको तो एक दिन का टाइम मिला है, भाई फटाफट से मेरी गाड़ी मुझे दे दो, 22 था चलो 22 पे कर दो। इमोशन है ना, इमोशन मार रहा है बंदे तो को। देखते सिर्फ ईएमआई, मेरी ईएमआई कितनी बन रही है, ये नहीं देखता कि ड्यूरेशन कितनी है जा रही है, कितना आपने पैसा देना है बैंक को। तो इससे भी बचो यार, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आपको। अच्छा, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप लोन पे ली हुई है आपने ऑलरेडी, एंड उस पे ना काफ़ी सारे कॉल सेंटर से कॉल आती है
कि आप 200% लोन ले लो गाड़ी पे, मतलब ऑलरेडी लोन चल रहा है पर आपके पास कॉल आती है कि आपको और ज़्यादा लोन मिल जाएगा आपकी गाड़ी पे, वो क्या चीज़ है यार? यार उसको ना हम बीटी कहते हैं बेसिकली, बैलेंस ट्रांसफ़र। उसमें होता क्या है, आपकी गाड़ी पे ऑलरेडी लोन चल रहा है, 10 लाख का लोन चल रहा है। हम लोग फ़ोन करके आपको बोलेंगे कि आप 200% ले लो, ठीक है? मोस्टली मार्केट यही करता है, बहुत फ़ोन आते हैं दिन के, 5-10 फ़ोन तो आते हैं, ठीक है? अब उसमें होता क्या है, आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 8% चल रहा होता है, रिड्यूसिंग 8%, इसको हम लोग करना पड़ जाता है 16-17%, डबल। अच्छा जी। अमाउंट भी तो डबल मिल रहा है ठीक है। और इंटरेस्ट भी डबल हो गया आपका। अब जो आप इंटरेस्ट रेट 8% पे भर रहे थे, वो सीधा डबल पे हो गया। इसके मेजर ड्रॉबैक्स जो हैं, जो इसमें खराब है चीज़ें, वो ये है कि पहले तो आपका इंटरेस्ट डबल हो गया। जिस चीज़ का आप ऑलमोस्ट बैंक ना 2 साल में अपना मोस्टली इंटरेस्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले इंटरेस्ट नहीं होता है। अब वो 2 साल बाद आपने बीटी करा लिया, अब आप दोबारा उस पैसे को दोबारा इंटरेस्ट पे चढ़ा गए। अब आपको दोबारा उसका इंटरेस्ट भरना, और अब 8% पे नहीं भरना, अब आपको 16% पे भरना है। यहाँ पे ना वो लोग फंस जाते हैं जो सोचते हैं कि यार ठीक है मेरी गाड़ी पे और ज़्यादा फंडिंग आ रही है, हाँ, ले लेता हूँ। बिल्कुल। पर अगर थोड़ा डीप जाए ना, रिसर्च करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान देके जाएगी वो गाड़ी उसको। आरटीओ ट्रांसफर के पैसे लग गए अलग से, आरसी ट्रांसफर हुई, पीएफ का दोबारा पैसा लगा, प्रोसेसिंग फीस जो लोन की गई कटी, इंश्योरेंस फिर से हो गया लोन का। एंड यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है एजेंट्स की जो लोन करवा रहे हैं। बिल्कुल। ये इससे अच्छा ऑप्शन तो टॉप अप है ना, आप उस लोन को चलने दो। आप 5 लाख रुपए अलग से ले लो, अगर उसमें रेट 16 भी आपको मिल रहा है और वो लोन पैरेलल चल रहा है जैसे चल रहा था, तो क्या चक्कर है? वो ज़्यादा बेटर। वो ज़्यादा बेटर है, उसकी ईएमआई सेपरेट है। और अभिषेक भाई, आप मेरे आज पॉडकास्ट में आए हो, जब भी मेरी पॉडकास्ट में कोई भी सेलिब्रिटी या कोई पर्सनैलिटी आती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज वैसे तो बहुत कुछ पता लग गया है हमें कि कैसे कैसे स्कैम होते हैं लोन में, यूज्ड कार लोन में। पर मुझे आप थोड़ा सा ना कुछ और जानकारी ऐसी दो जो मेरी ऑडियंस को सुनने में, जानने में मज़ा आए कि कार लेते वक्त किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा बताओ। इस टाइम अगर कोई भी बंदा कार लेने जा रहा है ना, गाड़ी की एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करा लेना, वरना बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। और एक बात बताऊँ, चिट्ठे खोल दूँ आपकी गाड़ी के, जो भी गाड़ी आप देखने जा रहे हो। फ्री करूँगा आपके लिए, अगर आपको लगता है तो। आप फ्री कर दोगे पीडीआई? मैं बीडीआई बिल्कुल फ्री कर दूँगा। तो पीडीआई में क्या क्या चेक करते हो, किस तरीके से चेक करते हो? गाड़ी की पीडीआई में नितिन भाई मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ, ये मेरी पीडीआई रिपोर्ट है, ठीक है? ये सिर्फ़ 42 पेजेज़ की मेरी रिपोर्ट 42 पेज की? सिर्फ़ 42 पेजेज़ की रिपोर्ट है, जिसमें कि हर चीज़ है मेंशन। क्या बात है यार। गाड़ी की वैल्यू से लेके सब कुछ है। मतलब इसमें बोनट से लेकर, बम्पर से लेकर, इंजन, एसी वगैरह सब कुछ चेक होता है। आपके टायर, आपकी एसी की टेम्परेचर, गाड़ी पे कब क्लेम हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, कब गाड़ी की लास्ट सर्विस हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा। और इवन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप एक इतनी महँगी गाड़ी ले रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक पीडीआई करा लो। और मैं आपके चैनल पे आके खुद इस चीज़ को एक वो करना चाहता हूँ कि सर, आपके कस्टमर अगर जब तक पीडीआई नहीं कराएँगे गाड़ी की, उनको पता कैसे चलेगा जो चीज़ लेकर आ रहे हैं घर पे, छोटी चीज़ तो ला नहीं रहे हो ना। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना जब गाड़ी लेने जाते हैं यूज्ड कार डीलर के पास ना, तो डीलर काफ़ी बार बोल देता है कि नहीं भैया जो चेक करना है यही चेक करो, अपना मैकेनिक लेके आओ। भाई अगर वो मौका दे रहा है ना, तो वाक़ई एक कॉल लगना है, सिर्फ़ एक कॉल कर लो, पीडीआई करा लो अपनी, गाड़ी के ना सारे चिट्ठे खुल जाएँगे। मतलब कि बम्पर से लेकर गाड़ी के इंटीरियर तक, क्या-क्या गाड़ी में आज तक हुआ है, क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ आपको बता देगा। ये 42 पेजेज़ में ना सारी कार की रिपोर्ट आ जाएगी कि जैसे आप अपना खुद का रिपोर्ट कराते हैं ना बॉडी का, ऐसी कार का रिपोर्ट बन जाएगी। और अपनी पीडीआई हमेशा कराना, जिससे कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 दिन बाद कोई इश्यू ना आए। क्योंकि अगर यूज़्ड कार ले रहे हो ना, कोई भी इश्यू आता है, तो डीलर भाई मोस्टली अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं जानते आपको, गाड़ी गई हमारी। तो गाड़ी लेने से पहले पीडीआई हमेशा कराना। और यहाँ पे तो अभिषेक भाई कह रहे हैं साफ-साफ कि अगर हमसे कराते हो, आपसे कराते हो, तो पीडीआई एब्सोल्यूटली फ्री है। पर अभिषेक भाई आप भी यार फ्री में दे रहे हो, तो फ्री में तो यार कुछ नहीं मिलता है, कुछ इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, आप अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक लगा दो, ठीक है क्या? उसके थ्रू जो भी बंदा आएगा, मैं उसको फ्री कर दूँगा। अदरवाइज़ हमारे चार्जेस हैं, ओके। फ्री का काम तो नहीं है ना। ठीक है, ये हमारे ऑडियंस के लिए आपके लिए किस रिगार्ड्स पे लिए? है कि सिर्फ़ आपके ऑडियंस को हम ये चीज़ दे देते हैं, ठीक है? इवन हमारे साथ और भी अगर कंटेंट नहीं तो यार क्रिएटर चार्जेस अच्छे खासे होते हैं, 2000, 2500, 3000। पर लेकिन 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी के लिए 3000, 4000 कुछ नहीं है। पर अभी फ़ायदा हो रहा है, भाई ने बोल दिया मैं लिंक ले लूँगा इनसे, नीचे लगा दूँगा, उस पे क्लिक करके जाओगे ना, फ्री में पीडीआई हो जाएगी। मतलब बहुत बड़ा सर दर्द खत्म हो जाएगा। यार, एक ईएमआई भी तो बचा रहा हूँ आपकी। आपको इतनी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मुझे नहीं लग रहा इसके अलावा कोई भी स्कैम ऐसा होगा जो आपसे हट जाएगा या बच जाएगा। बस सिंपल है कि आपको सारी चीज़ क्लैरिफ़ाई के साथ पता चल गई कि मेरा लोन कितना होना है, मेरे साथ क्या-क्या अच्छा, कौन से लग रहे हैं। अभिषेक भाई आप ऑटो क्रेडिट से लोन भी करा दोगे? राइट। देन पीडीआई भी हो जाएगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा इंश्योरेंस भी हो जाएगा। और गाड़ी का आपका डिटेलिंग भी हो जाएगा। मतलब ऑटो क्रेडिट के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक
जब कोई लोन लेता है गाड़ी पे, मोस्टली मैंने बोला कि 80% इंडियंस आज की डेट में लोन लेते हैं यूज्ड कार लेते हुए या कार लेते वक्त। तो क्या सिबिल स्कोर होना चाहिए, कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर एक अच्छा लोन जिसमें मिल जाए? 750 का तो सिविल हम एक बहुत अच्छा सिविल मानते हैं। ठीक है, बहुत लोग मेंटेन नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट 700 तो सिविल आपको चाहिए होता है। मिनिमम 700 का सिबिल स्कोर तो होना। राइट, अगर उससे नीचे है ना, तो फिर कुछ वो एनबीएफसीज करते हैं जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि डीलर्स आपको प्रमोट कर देते हैं कि हम आपका लोन करा देंगे, तब वो डीलर्स आते हैं। बट अगर आपका एक अच्छा लोन आपको चाहिए, तो एटलीस्ट आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर ही आप रखो, वो ज़्यादा अच्छी एक कोशिश होती है। अच्छा, सिबिल स्कोर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? यार सिविल तो सिंपल चीज़ है ना, आपने पैसा लिया है किसी से, आप उसको टाइम टू टाइम पैसा दोगे, तो सिविल इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे सिबिल स्कोर वापस से ठीक हो जाएगा, हालांकि टाइम लगता है, पर अगर सिबिल स्कोर ठीक हो जाता है ना, तो आपको एक अच्छी लोन की वैल्यू, एक बड़ी अमाउंट मिल सकती है, ये एक फायदा हो जाता है। एंड सिबिल में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वैसे? सो अगर आपका एक अच्छा खासा सिविल चल रहा है, तो आप कभी भी ना सेटलमेंट मत करो। कुछ लोग सेटलमेंट कर देते हैं, छोटे उनका बड़े लोन्स भी चल रहे हैं और छोटे लोन को सेटल कर देते हैं कि कुछ इशू आ रहा है कि भाई मैं तो इतने पैसे दूंगा, वो जिद पे आके सेटल कर जाते हैं। वहाँ सेटलमेंट से आपका जो आगे लोन अप्रूव होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा। सेटल कैसे? सेटलमेंट जैसे आपका अमाउंट बन रहा था, बैंक ने बोला मुझे 10,000 रुपये दे दो और आपको एनओसी मिलेगी। आपने बोला जी नहीं, मैं 6,000 रुपये दूंगा या मैं 4,000 रुपये देना चाहता हूँ, और आप अगर इतने पे ओके करो, ठीक है, बैंक कहेगा कोई बात नहीं। बैंक ने आके 4,000 रुपये आपसे लेके आपको एनओसी तो दे दी, और आपके सिविल स्कोर पे, आपके सिविल रिपोर्ट पे सेटलमेंट का धप्पा मार दिया। अब कोई भी बंदा जो आपकी प्रोफाइल उठाएगा, वो ये देखेगा कि इस बंदे ने लोन सेटल कर रखा है। आज मैं आपसे पैसे लेने आया हूँ, आपने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए, कल मैं दूसरे बंदे से पैसे लेने जा रहा हूँ, उसने आपको फ़ोन मार दिया और मैंने आपको बोल दिया था भाई मेरे पास 1,00,000 नहीं है, मेरी हालत बुरी हो गई है और आप मेरे से 30,000 को लेके खत्म करो। आपने कहा चल 30 तो दे। अब आप मुझको मेरा फीडबैक क्या दोगे कि अच्छा बंदा है, दे दे इसको पैसे। सही बात है, वो बोलेगा कि यार सेटल करा इसने यार। ये सिविल भी तो एक मैं तो एक इंसान की तरह ही देखता हूँ, क्योंकि कंपनी भी तो एक इंसान है कि आप उससे लेन-देन कर रहे हो। अब आप उससे अगर ऑन टाइम टू टाइम करोगे, तो आप नोट एक हेल्दी रिलेशन बनाओगे अपने सिबिल के साथ, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आती लोन लेते वक्त। ओके, एंड अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, लाइक अगर कोई यूज्ड कार लेने जा रहा है, क्योंकि मैं तो यूज्ड कार ही दिखाता हूँ मोस्टली, तो यूज्ड कार लेते वक्त किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? थोड़ा सा बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बता दीजिए। आप बेसिकली जो आरटीओ की फॉर्मेलिटीज़ है ना, आप उसका ध्यान मत दो। ठीक है, वो सब मेरी कॉल है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, 6 मंथ की वो बैंक स्टेटमेंट, जिस बैंक अकाउंट में आप अच्छा एक अमाउंट रखते हो अपना, ठीक है? एंड 2 साल की आईटीआर विद कंपटीशन, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर अपना बेसिकली लोन डिसाइड हो जाता है कि हमारा लोन होगा या नहीं होगा। जीए पेपर से मेरी टीम बता देती है ओके, कि हम आपका लोन करा पाएँगे, नहीं करा। एंड लास्ट सिबिल स्कोर भी चेक होता है, सिविल स्कोर, वो भी एक डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया भाई। एक सिविल और ये सब चीज़ अगर मिलती हैं, इवन अगर आप शेयर परचेज़ की बात करोगे ना, तो अब मान लो 2 घंटे में तो अप्रूवल्स कर देते हैं ऐसे-ऐसे बैंक से आपके पास। अच्छा, कोई सैलरीड होता है और कोई बिजनेस करता है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? सैलरीड के लिए आपका सैलरी स्लिप हो गया, एंड व्हाट अबाउट सेल्फ इंश्योरेंस? सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको 2 साल की आईटीआर विद कंपटीशन, और आपको अगर आपका ऑफिस एड्रेस प्रूफ में जीएसटी या कुछ और भी है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने चीज़ नोटिस करी, जिसके पास जीएसटी होता है ना, उसको ज़्यादा प्रेफर करता है बैंक। प्रेफर तो करेगा ना, उससे रजिस्टर्ड में पक्के में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लेन-देन दिखता है उसका। लेन-देन दिखता है, जीएसटी टाइम टू टाइम भर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स अच्छी बना रखी है, तो वो बंदा डिफ़ॉल्ट करता नहीं है जो, ओके। ठीक है? बट अगर उसके पास दूसरा बंदा है कि उसी की जगह आ गया, वो एनआईटी है। अच्छा, कोई जो बिज़नेस कर रहा है, जो जीएसटी नहीं भरता, पर आगे जाके अच्छे लोन चाहिए उसको, तो आप एडवाइस करोगे कि यार जीएसटी देना चाहिए उसको इस वक़्त? सर देखो, जीएसटी का भी ना एक बहुत अलग ही मैटर है। अब तो जीएसटी तेरी भी बहुत सस्ती हो गई है बहुत सारी चीज़ों पे, तो उसका भी इतना बड़ा क्लॉज़ कोई है नहीं। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि 20 लाख से नीचे की टर्नओवर चल रही है, तो आप जीएसटी उसमें आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट उसके ऊपर अगर जा रहे हो, तो नॉर्म्स तो जीएसटी लेने के कहते हैं, और मैं भी फिर प्रेफर करता हूँ जीएसटी लो। लेनी चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट है, बेनिफिट्स बहुत है। मिलती है बैंक जी। की। आप एक आईफ़ोन लेने जाते हो 1,00,000 रुपए का, जीएसटी होता है 18% ऑफ, वो बचा होता है आपका, सीधा-सीधा। कार्ड पे अलग ऑफर मिलता है। हुँ। अभी हम एक टीवी लेकर आ गए थे, एक सुन समय आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 या 1,00,000 का टीवी था, 28% जीएसटी है, और 12,000 रुपए मेरे कार्ड पे डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई। क्या बात है! कितना कितना एक अच्छा सौदा पड़ा मुझे, और उसी जगह अगर कोई स्टैंडर्ड जाता, वो तो कॉर्पोरेट टैक्स अलग भर रहा है, तो पूरा उसको उठा के वो तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स सब कुछ दे रहा है। 5% डिस्काउंट है। अंडर कॉर्पोरेट में सीन उसका पिक एंड गई हूँ, एक ऐसा रिलायंस का हूँ, तो रिलायंस के पास ही जाऊँ शोरूम में, तो 5% डिस्काउंट मुझे हर चीज़ में दे रहा है सब ड्यूटी। इफ अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट से 80% मिलेगा। तो फ़ायदे भी हैं जीएसटी के, तो ये भी आप एक ऐड ऑन कर सकते हो चाहो तो, अगर 20 लाख से नीचे हो। अच्छा, मोस्टली मैंने सारे सवाल कवर कर लिए हैं, पर अब मैं थोड़ा जाने वाला हूँ रैपिड फायर की तरफ, जिसमें मैं जो भी बेसिक सवाल होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के होते हैं, वो पूछने वाला हूँ अभिषेक से। अच्छा अभिषेक भाई, कोई यूज्ड कार लेने जा रहा है,
तो ये कैसे पता लगाएं कि डीलर जेन्युइन है या नहीं है? भाई रिव्यूज खोल लो ना डीलर्स के। ठीक है। आपने नाम बताया, अब हम्म, उसका रिव्यू खोल के देख लो। रिव्यूज में आपको देखो ऑडियंस मैं कहूँगा थोड़ी उसकी वीडियो खोल लो या फिर उसका गूगल रिव्यू देख लो, है ना? तो यहाँ से पता लग जाएगा कि वो जेन्युइन है या आपके बारे नहीं में कौन अच्छा बताएगा, उनके तो आप अच्छे लगे, है। मार्केट बताएगा ना। राइट, कस्टमर बताएंगे। कस्टमर कहाँ बताएंगे? रिव्यूज़ में। अब आपके कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या, मैं कहा डन है। अगर कस्टमर ही खराब आ रहे होते तो मैं आपको अप्रोच नहीं करता। आप अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए यूज्ड कार लेते वक्त? यूज कार लेते हो तो सबसे पहले तो पीडीए रिपोर्ट है ना आपके पास, हम्म। देन आपके पास सैंक्शन लेटर होना चाहिए। थर्ड आपके पास जो एनओसी है। अच्छा एक और स्कैम इसके अंदर है, वैसे मैं इसी में बोल दूं। हाँ हाँ, प्लीज। तो इसी में एक और स्कैम है इसके अंदर, जो आरसीज होती है ना, डीलर के ऊपर एक गाड़ी के ऊपर दो जगह से भी लोन ले लेते हैं, तीन जगह से भी लोन हो जाता है। आरटीज जो आरसीज है ठीक है, टिकट निकल जाता पर आरसी के ऊपर तो एक ही बैंक आता है। है। आप एक चीज नहीं समझे, कार एनओसी बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं भी किसी में ही देख रहा था, फ्यूजन कार में सर ने बहुत अच्छी वीडियो डाली थी कि 2 महीने में बंदा अपनी गाड़ी की एनओसी लेकर आ गया। एनओसी जब उन्होंने चेक कराते हैं तो वो फ्रॉड निकलती है, और ये चीज बहुत मोस्टली जो कस्टमर्स है वो तो चेक ही नहीं करा सकते, तो एक बार को करा लेगा, कस्टमर नहीं कराएगा अगर गाड़ी बैंक एनओसी होती है। राइट। ओह। उसके ऊपर जो एक होलोग्राम चिप लगती है ना हाँ। वो नहीं है, तो एनओसी ही फेक है। कलर प्रिंट निकालने में कितनी देर लगनी है, ये बहुत बड़ा scam 2 रुपए में स्कैम हो रहा है। है। बस उनको वो भी करोड़ों की गाड़ी है, मतलब आई थिंक वो पोर्शे वोर्शे कुछ होगी, वो तो लग्जरी कार में डील कर। वो छोटी गाड़ी में डील ही नहीं करता, हाँ। उनको ना देखना है, एक इतनी सी चूक भी बहुत भारी पड़ जाती अच्छा, अगला सवाल, जो सर्विस हिस्ट्री होती है या फिर एक्सीडेंटल हिस्ट्री होती है वो कैसे वेरीफाई करेंगे? है। पीडीए रिपोर्ट है ना हमारी। अच्छा, इस पीडीआई में वो भी कवर हो जाएगा कि पहले एक्सीडेंटल थी या नहीं थी? हाँ मैं आपके शोरूम से भी ये चेक करा रहा हूँ। देखो अगर आप डीलर से पीडीआई करवाते हो तो डीलर की रिपोर्ट वो आएगी जो डीलर से आता है, और अगर आप मेरे से पीडीआई कराते हो तो मेरी रिपोर्ट वो आएगी जो कस्टमर से आता है। ओके, नाइस। अच्छा, ओडोमीटर टेम्परिंग बहुत ही कॉमन स्कैम है, बहुत तो इसको कैसे पकड़ सकते हैं यार? पीडीआई कराओ आप सब छोड़ दो। उसमें आ जाएगा। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ आपको, ओके। अगर आपकी ऑडियंस हमारे पास आती है हाँ। और वो एक बार सर्विस लेके देखे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके और मेरी इस वीडियो के नीचे ओके आपको अगर एक भी गलत कमेंट मिल जाए कि भाई मेरे को सर्विस अच्छी नहीं भाई, पीडीआई करा लो भाई, पीडीआई बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ओडोमीटर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि वो टेम्पर्ड है या नहीं है, वो भी पीडीआई के थ्रू आप चेक करा सकते हो। और ये तो वैसे भी फ्री हो रहा है क्योंकि नीचे मैंने लिंक लगा दिया है, उस पर जाके क्लिक करोगे तो फ्री में पीडीआई मिल जाएगी आपको। अच्छा, डायरेक्ट बैंक से लोन लेना बेटर रहेगा या फिर आपके थ्रू ऑटो क्रेडिट के थ्रू लेना बेटर रहेगा? देखो बेसिकली हमारी ना कंसल्टिंग फर्म है। पहले तो हम आपको कंसल्ट करते हैं चीज़ को लेके कि इस बैंक से आप अगर लोन लेते हो तो आपको ये इंटरेस्ट रेट, ये प्रोसेसिंग फीस और ये ईएमआई पर मंथ आती है। फर्स्ट तो ये है। बैंक के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको अगर लोन लेना है, मैं भी आपको बोल दूं आप लोन लेने जाओ, आप कौन से बैंक में जाओगे, एक दो ही बैंक आपको बताओगे, बट क्या पता आपकी पॉलिसी उससे मैच ना करी हो और आप रिजेक्ट करवा के अपना सिविल स्कोर डाउन करा लो। सो बेसिकली हमारी बैकएंड टीम क्या करती है, उस फाइल को स्टडी कर लेती है कि ये फाइल कौन से बैंक में और कहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट में और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जा सकती है। सपोज सर बैठे हैं ना, हाँ, कॉल लो। यार कॉल पे ही काम होता है आज की डेट में, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। दूसरा आपके साथ आने के बाद मेरा ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है। आपकी ऑडियंस अगर ऑटो क्रेडिट के पेज पे आती है तो आप उनको वो खुद ही देख लेंगी। हमने बहुत ज़्यादा लोगों को लोन्स दे रखे हैं और अच्छे-अच्छे बंदों को दी जो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल के हैं। एंड काफ़ी सारे जो कार्स में डील करते हैं या फिर यूज्ड कार की वीडियोस बनाते हैं या फिर न्यू कार्स की वीडियोस बनाते हैं, वो भी आके वीडियोस बना चुके हैं। वो ट्रस्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस को कहते भी हैं वो कि तो ऑटो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, एंड इवन आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके देख लो, वो वहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा, कार लोन लेते वक्त किन 3 पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए एग्रीमेंट में? सो अगर आप कभी भी कार लोन ले रहे हो और एग्रीमेंट की बात आती है ना, तो आप जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हो ना, आपको उसकी पूरी कॉपी लेनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 10 साइन कर दिए और साइन होने थे 15, तो जो 15 साइन होंगे वो कौन मारेगा? वो एजेंट मार देते हैं कि भाई अब तो कस्टमर के पास जाऊँगा नहीं दोबारा साइन मारने, तो खुद कर देंगे उस साइन को। आपके पास अगर कॉपी है, कभी-कभार क्या हो जाता है ना, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। कस्टमर बोलता है जी मैं तो ये कंडीशन मुझे बताई नहीं गई थी। क्या पता आपको दिखा दिया फोरक्लोजर चार्ज आपके 0 और आप साइन कर रहे थे, आपने बोला है 5 लिखा है। उसने कहा साइन मत करो आप, बाकी पे साइन कर दो। और वो ले आके उसने एजेंट ने साइन मार के डाल दिया। बट आपके पास कॉपी थी जिसमें आपने साइन नहीं करे थे। आप ठीक है। गणी की उल्टी कर दोगे इसमें। सेकंड पॉइंट ये सबसे बड़ा है, आपको ब्लैंक एग्रीमेंट तो साइन ही नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को जो मेन टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा लोन अमाउंट, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा नेट डिसबर्समेंट, मेरी जो भी स्टैम्प ड्यूटी या जो भी कट रही है, वो सब तो एटलीस्ट फिल करके दो। तीसरा, आपको अपने डीलर से जान लेना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है, इस पे फोरक्लोजर चार्जेस आपने इसमें लिख रखा है 5.9% है, तो क्या ये एप्लीकेबल है और नहीं? और अगर वो बोलता है कि नहीं है, तो आप मेरे को ऑफिशियल बैंक से मेल करा दो। सिंपल। ठीक है। क्योंकि एक बार आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया और आप डीलर के पास से उड़ गए, ना तो बैंक आपसे बात कर पाएगा, ना आपसे डीलर बात करेगा, आप ही फंसोगे। तो ये 3 पॉइंट तो हमेशा राइट, बिल्कुल, बिल्कुल यार। ध्यान में रखने चाहिए एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले ही।
तो अभिषेक भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल गया मुझे कि किस किस तरीके से लोन स्कैम्स होते हैं, किस तरीके से लोन लिए जा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो फटाफट से ना समराइज़ करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप किस तरीके से लोन देते हो। प्लीज़। सो अगर आपको सबसे पहले कोई गाड़ी पसंद आ गई है, तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आपने गाड़ी फाइनल कर ली अपने लिए। इसको लेने से पहले कुछ आपको क्राइटेरियाज़ ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिला है, इस लिंक पे जाके अपना नाम, अपनी डिटेल्स फिल करो। आपको जो उसके बाद मेरी टीम से कॉल आएगा, उनको आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और आरसी इंश्योरेंस की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है आपसे, क्योंकि उसके लिए आपको टोकन देना पड़ेगा और मैं आपको टोकन से भी बचा रहा हूँ। देन हमारी टीम आपको 2 घंटे या सेम डे में आपको बता देगी कि आपका लोन होगा या नहीं होगा और होगा तो कितना लोन होगा, ठीक है? देन आपकी हम लोग अगर आपका लोन अप्रूव्ड होता है, तो हम आपकी कराएँगे कार की पीडीआई। सो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, इसमें अपनी डिटेल्स प्रॉपर फिल रखना ताकि हम आपकी पीडीआई फ्री कर सकें वहाँ पर, राइट? और इस पीडीआई को मैं अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये वर्थलेस है। आप 10 लाख की गाड़ी ले लो, 20 लाख की गाड़ी ले लो, एक प्रॉब्लम निकल गई ना, वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी ये चीज़, लोन अलग से चल रहा होगा, तो इस पीडीआई को कराना मस्ट कंपल्सरी है, ठीक है? एंड उसके बाद हम आपका सैंक्शन कर देंगे और आप अपनी गाड़ी जाके आराम से बिना हैज़ल के उठा सकते हो। डीलर को टोकन दो, उससे आरसी इंश्योरेंस लो, मैं सेम डे में आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन उस गाड़ी पे फिर करा के फाइनल आपका अमाउंट सीधा डीलर के अकाउंट में डाल दूँगा और आपको पता चल जाएगा मेरा इतना अमाउंट अप्रूव हो चुका है जाने से पहले ही, ठीक है? एंड आप अपना रेस्ट अमाउंट देके अपनी गाड़ी सेम डे में अपने घर पे ला सकते हो। ये था छोटा-सा ऑटो क्रेडिट का काम, राइट? थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई आज। कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था लोगों को। फाइनली अवेयर हो गए हैं थोड़ा-सा। मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा ऑटो क्रेडिट की तरफ आएँगे एंड ऑटो क्रेडिट से उनको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी एंड मुझे लगता है कि बहुत ही ईज़ी हो जाएगा लोन लेना कार पे, कार लेना। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। पीडीआई जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है एंड जो नीचे लिंक मैं लगाऊँगा उस पे तो फिर आपको फ्री पीडीआई मिल रही है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। लोन में बहुत सारे घपले, बहुत सारे स्कैम्स हैं, वो सब गायब हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप पीस ऑफ माइंड आपके मन में रहेगा कि यार एटलीस्ट मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ, जो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए वो मुझे मिल रही है। गाड़ी मुझे अच्छी मिल रही है क्योंकि मैंने पीडीआई करा ली है। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके नीचे बताओ और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेगी और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी हमारे पेज पे। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। इट वाज़ वेरी प्लेज़िंग मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।